हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस चैप्टर से देखने को मिलता है। इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम पिछली कुछ कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इसके बारे में बेसिक नॉलेज हम इस वीडियो में लेंगे। प्रश्नमाला 9.1 हमारा टॉपिक है। उससे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो चलते हैं फिर। देखिए, हम यहाँ पर कार्तीय निर्देशांक की बात करते हैं। ये कार्तीय निर्देशांक क्या होता है? यहाँ पर दो अक्ष हैं। छोटी कक्षाओं में हमने इस प्रकार से जो है अक्ष पढ़े थे, OX और OY। ठीक है, यहाँ पर हम कार्तीय निर्देशांक की बात करते हैं, जिसमें हमारा जो है अक्ष x रेश तक जाता है, यानी कि प्लस और माइनस दोनों तरफ, और y में y रेश तक जाता है, प्लस माइनस दोनों तरफ। बीच वाला जो बिंदु होता है वो होता है केंद्र बिंदु O। ठीक है, केंद्र बिंदु O के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि बीच वाला जो बिंदु है x अक्ष पे भी 0 होगा, y अक्ष पे भी 0 होगा। अब एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ये है कि मान लीजिए कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक xy है। xy से मतलब कि x अक्ष पर, यानी कि ये वाला जो अक्ष है x डेज, इस पर वो बिंदु O से कितना दूर है? प्लस x दूरी पर है इस जगह। और y अक्ष पे कितना दूरी है? तो O बिंदु से n तक यहाँ पर जो ये दूरी है, ये दूरी है y और ये दूरी है x। ये वाली, ये प्लस की और ये प्लस की y, ये दूरी है इसकी। तो उसको निर्देशित करने के लिए हम क्या लिखते हैं? P बिंदु को निर्देशित करने के लिए हम लिखते हैं xy, जहां पर हम x को भुज कहते हैं और y को कहते हैं कोटि। ये आपको याद रखना है, एक नंबर में ऐसा सवाल पूछा जाता है कि x का निर्देशांक या y के निर्देशांक को क्या कहते हैं। या फिर डायरेक्टली अगर हमको कोई बिंदु दे दिया जाए इस प्रकार से 2 3 और बोल दिया जाता है कि इसका भुज बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा 2, और कोटि बताइए तो आपका आंसर हो जाएगा 3। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे कि हमारे पास में ये एक एग्जाम्पल दे रखा है। आयतीय निर्देशांक निकाय में बिंदु 2 4, बिंदु -2 3, बिंदु -4 -3 और बिंदु 5 -2 को आलेखित कीजिए। तो देखिए, आलेखित तो यहाँ पर कर रखा है। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये बिंदु को हमने नाम दे दिया A, और ये बिंदु हमारे पास कहाँ है? ये रहा। तो कैसे निरूपित करा हमने इसको? जब हम बात करते हैं x डेश अक्ष की, तो O से राइट हैंड की तरफ, इस तरफ हम चलते हैं तो हमको सारे ही प्लस के निर्देशांक मिलते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से आगे तक जाएगा। और इसी में लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम चलते हैं तो हमको -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से निर्देशांक देखने को मिलते हैं। y अक्ष की बात करें हम, तो y डैश अक्ष में O से ऊपर की ओर जाने पर हमको प्लस के निर्देशांक 1 2 3 4 5 इस प्रकार से मिले, और नीचे की ओर जाने पर -1 -2 -3 -4 और -5 इस प्रकार से निर्देशांक देखने को मिलते हैं। ये चीज आई होप कि आपको पता होगी। इसके बाद में हम बात करें, अगर हमको निरूपित करना है बिंदु 2 4, तो देखिए x अक्ष पे कितना जाना है? 2 जाना है। तो ये हम x अक्ष पे आए 2 इस जगह। y अक्ष पे कितना जाना है? 4, तो y अक्ष पे आए इस जगह। अब ये दोनों लाइनों को हमने जब मिलाया तो ये मिल रही है इस जगह पर। तो ये निरूपित हो जाता है बिंदु कौन सा? 2 4। ठीक है, इस तरीके से ये बिंदु निरूपित हुआ। बात करें दूसरे बिंदु B की, जो कि है -2 3, तो हमको x अक्ष पर तो जाना है -2 होगा लेफ्ट तरफ, तो ये हो गया -2, यहाँ पर आ गया। 3 जाना है यानी कि ऊपर की ओर प्लस में, तो ये दोनों अब देखिए कहाँ मिल रहे हैं? इस पॉइंट पर। तो ये हमारा बिंदु कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है B पॉइंट, ये वाला। दोनों ही जो बिंदुओं की लाइनें हैं जहां मिलेंगी, वो हमारा हो जाएगा बिंदु जो भी हमको निरूपित करने के लिए दिया हुआ है। अगला बिंदु
हमारे पास में है C -4 -3। तो देखिए -4 और -3, x में -4 जाना है, ये आ गया -4 x का। y पर जाना है -3, तो ये आ गया y पर -3। और दोनों ही निर्देशांक मिल रहे हैं इस बिंदु पर, ये हो जाएगा हमारा बिंदु C का निर्देशांक। इसी प्रकार से बिंदु D है 5 -2, तो देखिए 5x का -2y का मिल रहा है इस पॉइंट पर, ये हो जाएगा हमारा D का निर्देशांक। ठीक है, तो इस तरीके से हम बिंदुओं को निरूपित करेंगे। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि D का भुज बताइए, तो D का भुज हो जाएगा 5, और मान लीजिए D की कोटि पूछता है तो कोटि हो जाएगी -2। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि x के निर्देशांक को हम भुज बोलते हैं, y के निर्देशांक को हम कोटि बोलते हैं। अब यहाँ पर हमको एक चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ इस चतुर्थांश में ये वाला जो चतुर्थांश है, ठीक है, इनको चतुर्थांश पढ़ेंगे हम। देखिए 1, 2, 3 और 4, ये 4 चतुर्थांश बनते हैं। अक्ष को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये चतुर्थांश बनते हैं। पहले चतुर्थांश में दोनों ही जो बिंदु हैं x और y के, वो दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पर दोनों ही प्लस प्लस वाले आएंगे। यहाँ देखिए x तो माइनस का है और y प्लस का होगा। यहाँ देखें तो दोनों ही क्या होंगे, माइनस के। और चौथे चतुर्थांश में x होगा प्लस का और y होगा माइनस का। तो इस प्रकार से इसको हम समझते हैं थोड़ा सा और अच्छे से। चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह, तो देखिए पहले चतुर्थांश में दोनों ही चिन्ह, या दोनों ही हम बात करें भुज और कोटि की, तो दोनों ही प्लस के होंगे। द्वितीय चतुर्थांश के अंदर भुज तो होगा माइनस में और कोटि होगी प्लस में। तृतीय चतुर्थांश में भुज कोटि दोनों ही माइनस में रहेंगे। और चतुर्थ यानी कि चौथे चतुर्थांश में भुज होगा प्लस का, कोटि होगी माइनस की। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा जो चिन्ह वाला बिंदु आएगा। ठीक है ना, आपको याद होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस प्रकार से कोई सवाल आता है कि बिंदु -2, 3 को निरूपित करो और बताओ कि कौन से चतुर्थांश में ये बिंदु आएगा, तो हमको पता होना चाहिए कि x माइनस का है, y प्लस का है, और ये होता है हमारा दूसरे चतुर्थांश के अंतर्गत। ठीक है, अब ये कुछ टर्म्स जो हैं इस चैप्टर के लिए आपके ध्यान में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या दे रखी है पहली टर्म, किसी बिंदु P के निर्देशांक x y हैं तो इसे p x y के रूप में निरूपित करते हैं या लिख सकते हैं। जैसे कि हमको कोई निर्देशांक दिए 2, 4 और इस बिंदु का नाम है A, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं A 2, 4, यानी कि A बिंदु के निर्देशांक 2, 4 हैं। दूसरा हमको कथन दिया हुआ है किसी बिंदु का भुज y अक्ष से लंबवत दूरी होती है। समझते हैं इसको, ये है भुज की बात कर रहे हैं। y अक्ष कौन सा है, ये रहा हमारा y अक्ष, ये हमारा y अक्ष है। इससे लंबवत दूरी या तो इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, इस प्रकार से ये हुई लंबवत। तो x अक्ष के निर्देशांक पे जो भी बिंदु होंगे वो सभी जो होंगे x के निर्देशांक y अक्ष से लंबवत दूरी पर होंगे। तो ये आपको याद रखना है कि कोई भी भुज जो होगा यानी कि x का निर्देशांक y अक्ष से लंबवत दूरी होगा। इसी प्रकार से किसी बिंदु की कोटि जो होगी वो x अक्ष से लंबवत दूरी होगी। देखिए अगर मैं इसको हटाऊं अब, और अगर हमको लेना है कि कोटि बतानी है, तो इस x अक्ष से हम दूरी लेंगे या तो इस तरफ या नीचे की तरफ। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम किसी बिंदु का भुज y अक्ष के दाईं ओर धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक होता है। वही बात जो भी हमने बताई है कि अगर भुज की बात करें तो इस तरफ तो होगा धनात्मक दाईं ओर, और लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं ओर ऋणात्मक होगा। क्लियर है? इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा और हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमको पूछा
बिंदु ए का भुज बताइए। तो देखिए भुज बताना है, इसका मतलब कि y अक्ष से लंबवत दूरी देखिए कहाँ तक है, कितना दूरी पर है ये 2 प्लस का, तो ये हो जाएगा हमारा भुज। और बताइए कि कोटि क्या है या y अक्ष से इसकी दूरी क्या है, कोटि क्या है, x अक्ष से दूरी क्या है। तो x अक्ष से दूरी देखिए कितनी है, ये x अक्ष से लंबवत दूरी है कितनी, ये कितनी है +4। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। अब देखिए इसी प्रकार से कोटि के लिए भी बोला है कि बिंदु की कोटि जो है x अक्ष के ऊपर धनात्मक होती है, यानी कि ये जो हमारा अक्ष है इसमें इस x डैश अक्ष, इसको हम x अक्ष कहते हैं, तो x अक्ष में ऊपर की तरफ तो धनात्मक हमको मिलेंगे मान और नीचे की तरफ ऋणात्मक मान देखने को मिलेंगे, नीचे ऋणात्मक होती है। बात करते हैं आगे, यदि y बराबर 0 हो, यानी कि y अक्ष 0 हो, तो बिंदु x अक्ष के ऊपर ही स्थित होगा। यानी कि अगर हमारा y अक्ष जो है वो 0 दे रखा हो, जैसे कि कोई बिंदु है 2 0 जहां पर y 0 है, तो बिंदु 1 2 इस जगह पर स्थित होगा, x अक्ष के ठीक ऊपर स्थित होगा। इसी प्रकार से यदि x बराबर 0 दिया है तो बिंदु y अक्ष के ऊपर स्थित होगा, जैसे कि मान लीजिए बिंदु दिया 0 2, तो देखिए x अक्ष तो 0 है, तो बिंदु कहाँ स्थित होगा 1 2 इस जगह पर, x अक्ष के ऊपर ही स्थित होगा, कहीं बीच में यहाँ कहीं नहीं होगा, ठीक x अक्ष या y अक्ष के ऊपर। x बराबर 0 है तो y अक्ष के ऊपर स्थित होगा और y बराबर 0 है तो x अक्ष के ऊपर स्थित होगा। बात करें x बराबर 0 और y बराबर 0 हो तो उसे हम केंद्र बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। ये आपको चीज याद रखनी है। केंद्र बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। इस प्रकार से हम नोटेशन देते हैं और उसको लिखते हैं हम O से, ठीक है 0 0, ये केंद्र बिंदु के निर्देशांक होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आ जाता है हमारा जो सूत्र की बात करते हैं हम, तो सबसे पहला सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का। मान लीजिए कोई दो बिंदु हमको दिए हैं, एक बिंदु है P और दूसरा बिंदु है Q। P बिंदु के निर्देशांक है x1 y1 और Q बिंदु के निर्देशांक है x2 y2। हमको दूरी ज्ञात करनी है P से Q तक की, यानी कि ये वाली दूरी। तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, PQ बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2 करें, ऊपर स्क्वायर लगने के कारण दोनों ही मान, दोनों ही आंसर सेम आएंगे, इसलिए दोनों ही सूत्र सही हैं। आपको कहीं कहीं ये सूत्र भी देखने को मिलेगा और ये भी देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा। बात करते हैं विशेष स्थिति की। विशेष स्थिति यानी कि अगर कोई एक बिंदु मूल बिंदु है और उसकी दूरी निकालनी है हमको दूसरे किसी बिंदु से, मान लीजिए OP की दूरी निकालनी है, ये देखिए P बिंदु की दूरी निकालनी है जिसका निर्देशांक है xy, तो डायरेक्टली सूत्र क्या बनेगा, OP बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको याद रखना है कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी ज्ञात करनी हो तो सूत्र होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर कोई दो बिंदु हैं उनकी आपस में दूरी ज्ञात करनी हो तो सूत्र होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, उसके ऊपर क्या लगेगा अंडर रूट। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि बिंदु 2 3 दे रखा है, इस बिंदु को हमने मान लिया P, दूसरा बिंदु है जिसके निर्देशांक है 5 6, इसको हम मान लेते हैं Q। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो देखिए यहाँ पर सूत्र लगाया, ये तो हमारा हो जाएगा, एक सेकेंड इसको हम क्लियर करते हैं, ये होगा हमारा x1, ये होगा y1, ये हमारा है x2 और ये है y2। यहाँ पर सूत्र क्या लगाए देखिए, x2 माइनस x1
y2 माइनस y1। x2 की वैल्यू 5 है, ये रखी 5। x1 की वैल्यू 2 है, ये रखी है 2। इसी प्रकार से y2 की वैल्यू 6 है, यहाँ रखा है। y1 की वैल्यू 3 है तो यहाँ रखा है। इसको हल करा, देखिए 5 में से 2 माइनस हो जाने पर कितना बचता है? 3, तो ये रख दिया हमने 3, प्लस फिर यहाँ पर 6 में से 3 माइनस हो जाने पर कितना बचेगा? अगेन 3, तो ये रख दिया हमने फिर से। यहाँ वर्ग कर लिया, 9 हो गया, इसका भी वर्ग 9 हो गया। जोड़ने के बाद 9 प्लस 9 कितना हो जाता है? 18। अब रूट के अंदर 18 है तो ये 3 रूट 2 कैसे बना? देख लीजिए, अगर 18 है इसको हमको गुणनखंड के रूप में लिखना हो तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 3 इंटू 3 का जोड़ा बन के वो आ जाएगा बाहर, तो ये बन जाएगा 3 रूट 2। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाता है। 3 रूट 2 इकाई हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि मुझे आपको ये जो दूरी ज्ञात करने का सूत्र है उसका किस तरीके से प्रयोग करते हैं वो समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.1। आप अच्छे तरीके से इन सूत्रों को याद करें। फिर मिलेंगे। थैंक यू।